गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम और एक दिन बाद ही है, तो जो मेन जो पूरा कंप्लीट जो आपका सिलेबस है, मैं थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर रहा हूँ, साथ साथ बोलते जाऊँगा जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। फर्स्ट जो आपका है टॉपिक है, ये है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी मीन्स जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा, वो हिस्टोरिकल एराज जो आपको थोड़ा सा याद रखना है। द एरा ऑफ एक्सक्लूशन, द एरा ऑफ एक्सेप्टेंस, era of legal discrimination, the era of sympathy and asylum, the era of isolated setup, special school, the era of segregated setup, special classes, और the era of inclusive setup। जो मैंने पहले स्लाइड में भी डिस्कस किया, एक्सक्लूशन मीन्स जो आपको सोसाइटी से एक्सक्लूड किया जाता है, किलिंग करना, उसको पहाड़ से गिराना, ये सब कुछ द एरा ऑफ एक्सक्लूशन में है। जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनको द एरा ऑफ एक्सक्लूशन में। नेक्स्ट जो आते हैं एरा ऑफ एक्सेप्टेंस। एरा ऑफ एक्सेप्टेंस में एज ए सब्जेक्ट ऑफ अम्यूजमेंट में उनको एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है एरा ऑफ लीगल डिस्क्रिमिनेशन एंड विचक्राफ्ट, जिसको लीगली उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। एक्सेप्ट तो कर लिए लेकिन उसको अलग से डिस्क्रिमिनेट, नॉर्मल पीपल से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और उनको कोई लीगल राइट्स नहीं बनता है। पेरेंट्स का कोई जो प्रॉपर्टी व कुछ घर में उनका हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट धीरे धीरे सोसाइटी चेंज होता है और द एरा ऑफ सिंपैथी एंड असाइलम डेवलप्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इंस्टीट्यूट बनाते हैं और जिसके तहत जो डिसेबल व्यक्ति को वही इंस्टीट्यूशन में रखा जाता है। टेक केयर, मेडिकल ट्रीटमेंट और फूडिंग एंड लॉजिंग के अरेंजमेंट था। नेक्स्ट आता है जो एजुकेशन स्टार्ट होता है, वो होता है 5th नंबर में द एरा ऑफ आइसोलेटेड सेटअप, जहाँ पर स्पेशल स्कूल डिसेबिलिटी के लिए बनाया जाता है। और नेक्स्ट होता है सेग्रीगेटेड सेटअप, मीन्स इंटीग्रेटेड सेटअप में कुछ स्पेशल क्लासेस अरेंजमेंट किया जाता है। और लास्टली जो अभी है द एरा ऑफ इंक्लूसिव सेटअप और रेगुलर क्लासेस। ये 7 एरा आपको याद करके रखना है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, इंडियन और वेस्टर्न सिनेरियो दोनों में। और इंडियन सिनेरियो स्पेसिफिकली मैं अलग से डिस्क्राइब किया हूँ, जो मेरा प्रीवियस स्लाइड में आप देख पाएंगे। अभी जो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्कूल देखिए, जब फर्स्ट स्कूल ऑफ द डिसेबल कौन सा है, द फर्स्ट स्कूल फॉर द डेफ इन मुंबई 1883, द ब्लाइंड स्कूल अमृतसर में हुआ था 1887, याद रखिए। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 1941। नेक्स्ट ये हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव में है। एक्ट पॉलिसी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है कैटेगराइज करके एक पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट स्पेशल एजुकेशन, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप्ड, जहाँ पर मैंने डिस्कस किया जी ICIDH। ICIDH क्या बोलते हैं और आज के टाइम में ICF, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, क्या बोलते हैं। ICF जो पुराना मॉडल था वो क्या बोलते हैं, वो थोड़ा देखो। फर्स्ट है इम्पेयरमेंट, रिप्रेजेंट्स ए टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस और एबनॉर्मेलिटी इन स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट। जो डिफॉर्मिटी बॉडी में रहेगा स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग इम्पेयरमेंट बोलते हैं। डिसेबिलिटी में मतलब लिमिट रहता है, एबिलिटी टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटी। और हैंडीकैप्ट में क्या है, डिसएडवांटेज जो इम्पोज्ड ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन अकाउंट ऑफ हिज डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के वजह से जो प्रॉब्लम आता है। मैंने एक एग्जांपल, आप बाकी भी एग्जांपल आप देख लेना। लॉस ऑफ विजन और रेटिना डैमेज, ये हो गया इम्पेयरमेंट। ड्यू टू रेटिना डैमेज मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ये हो गया मेरा विजन कम हो गया, ये हो गया डिसेबिलिटी। और जिसके वजह से मैं स्कूल अटेंड करना और अदर प्रोग्राम और फंक्शंस अटेंड नहीं कर पाता हूँ, दैट इज हैंडीकैप। ये पुराना ICIDH का मॉडल था, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड। दोनों ही WHO का डेफिनेशन था, जिसमें डिसऑर्डर, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी आता है। नेक्स्ट इम्पेयरमेंट देखो, बॉडीली प्रॉब्लम, डिसेबिलिटी, एक्टिविटी लिमिटेशन, हैंडीकैप्ड में सोशल एडवांटेज। ICF में क्या बोलते हैं, ICF का कहना है जी बॉडी फंक्शन और बॉडी स्ट्रक्चर तो है ही है, उसके साथ हेल्थ कंडीशन है, बॉडी फंक्शन है, उसके साथ एक्टिविटी ऐड हो जाता है, एक्टिविटी लिमिटेशन पाया जाता है और पार्टिसिपेशन में रेस्ट्रिक्शन है। और जो मेन है जे
पहले क्या था मेडिकल मॉडल में ICIDH, अभी हो गए बायो साइकोसोशल मॉडल में, जहाँ पर इन्वायरमेंट का रोल है। इन्वायरमेंट मतलब सोशल, फिजिकल, एटीट्यूड और पर्सनल फैक्टर्स, जो साइकोलॉजी फैक्टर्स सब मिलाकर एक डिसेबिलिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे। पहले डिसेबिलिटी मींस आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम, इंडिविजुअल इनेबिलिटी। आज के टाइम में डिसेबिलिटी मींस सोसाइटी और एनवायरमेंटल फैक्टर्स उनके लिए बैरियर फ्री एनवायरमेंट क्रिएट नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग डिसेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। मतलब एनवायरमेंटल का रोल ज़्यादा है। ये आपको पढ़ना है ICF मॉडल और ICIDH का मॉडल, जहाँ पर डिसेबिलिटी क्या होता है, एक हेल्थ कंडीशन एनवायरमेंटल एंड पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में होता है। और नेक्स्ट है कैटेगराइज, मैंने बाद में डिस्कस किया। एक कैटेगराइज ऑफ डिसेबिलिटी मींस RPWD एक्ट के तहत 21 डिसेबिलिटी, इनका डेफिनेशन थोड़ा आप देख लीजिए, और मेन डेफिनेशन इस टाइम ना भी याद आए तो मेन पॉइंट जो है वो आप याद करने की कोशिश करना, जी क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में, हियरिंग इंपेयरमेंट के बारे में। नेक्स्ट है कॉजेस, नेक्स्ट पॉइंट है कोर्सेज लिखा है, एक्चुअली ये कॉजेस होगा जो आपका फर्स्ट यूनिट जो डिस्कस कर रहा हूँ जो अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी में। कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटी, कॉजेस ऑफ डिसेबिलिटी भी कॉमन है। बायोलॉजिकल कॉज, जिसमें क्रोमोसोमल, ऑलरेडी मैंने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में डिस्कस किया था, मोनोसोमी, ट्रांसलोकेशन, मोजाइक, जो डाउन सिंड्रोम भी होता है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, क्लिनफेंसर सिंड्रोम। और कॉजेस को मैंने किस तरीके से डिवाइड किया, प्रीनेटल कॉजेस, एक प्रीनेटल कॉजेस हो गए। नेक्स्ट कौन सा कॉजेस है प्रीनेटल कॉजेस, मत प्रीनेटल तो आप जानते ही है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो कंसेंग्यूनियस मैरिज, क्लोज रिलेटिव्स में मैरिज होना, एज ऑफ द मदर का एज लेस देन 18 ईयर्स होता है और मोर देन 35 ईयर्स होता है। और RI इनकम्पेटिबिलिटी जो प्रॉब्लम होता है उसके वजह से, पॉजिटिव ब्लड नेगेटिव ब्लड जो ग्रुप का होता है, इसके वजह से ABO इनकम्पेटिबिलिटी, कभी मदर वो टाइप है ब्लड और फिटस जो है वो A टाइप है, तो प्रॉब्लम अराइज होता है। और मैटरनल इन्फेक्शन होता है, जिसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टॉर्च। क्या बोलते हैं? टॉर्च, बेटा याद रखो टॉर्च। टॉर्च का फुल फॉर्म टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर्स, R फॉर रूबेला, C फॉर साइटोमेगालोवायरस और H फॉर हर्प्स। मैटरनल ये एक्सप्लेन किया गया है। मैटरनल डिजीजेस होता है, फीट होता है, कन्वल्सन्स, ड्रग्स, मेल न्यूट्रिशन ऑफ द मदर, ट्रॉमा, एक्सपोजर ऑफ द रेडिएशन, हाइपोक्सिया शॉर्ट नोट कभी कभी आ जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन जब होता है, हाइपोग्लेमिया, लैक ऑफ ग्लूकोज, ये आप याद रखें, एडिक्शन ऑफ निकोटीन, अल्कोहल कभी मदर लेते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये सब क्या हो गया? प्रीनेटल कॉजेस। जब हम लोग प्रिवेंशन में डिस्कस करेंगे प्रीनेटल कॉजेस का ठीक ऑपोजिट आपको लिखना है, तो आपका प्रीनेटल प्रिवेंशन हो जाएगा। नेटल कॉज मतलब दिस रेफर्स टू द टाइम ऑफ बर्थ एंड डिलीवरी पीरियड, जो जन्म होते टाइम प्रीमेच्योर बर्थ हो जाता है, कभी कभी पोस्ट मैच्योर भी हो जाता है आफ्टर 42 वीक्स, डिफिकल्टी, प्रोलॉन्ग लेबर पेन हो जाता है, फोर्सिबली डिलीवरी करना पड़ता है, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है कभी कभी फिटस का, मतलब बेबी का अंदर में, अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक, कभी नेक में कॉर्ड इन्वॉल्व बने राउंड हो जाता है और निकलने दिक्कत होता है, अनहाइजेनिक डिलीवरी, जो मतलब डिलीवरी के टाइम जो पीरियड होता है उसको हम लोग नेटल कॉजेस बोलते हैं। ये कोई भी डिसेबिलिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ब्लीडिंग ड्यूरिंग डिलीवरी, डिले बर्थ ट्राई, कभी कभी बर्थ ट्राई होना अच्छी बात होता है और वो आफ्टर 5 मिनट्स हो जाता है, लो बर्थ वेट, कभी कभी बर्थ वेट कम हो जाना, बर्थ इंजुरी, कभी ड्यूरेशन बने बर्थ के टाइम ही वो इंजुरी, जेंडिस हो जाना, और हाइपोग्लेमिया, द ग्लूकोज लेवल चाइल्ड का कम हो जाना, ये सब मिला के बच्चों के अंदर डिसेबिलिटी होता है जो नेटल कॉजेस होता है। नेक्स्ट आपका डिस्कस करना है पोस्ट नेटल कॉजेस। जो पोस्ट नेटल कॉजेस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है के रख कर मैंने लिखा हूँ 18 ईयर्स, लेकिन जब हियरिंग इंपेयरमेंट और विजुअल इंपेयरमेंट हम लोग बात करते हैं तो एनी टाइम होता है, क्योंकि हियरिंग इंपेयरमेंट ओल्ड एज एक फैक्टर होता है, कभी कभी कम ना सुनना, तो उसके लिए 18 ईयर्स कंपलसरी नहीं है। तो प्लीज मत लिखना जब हियरिंग इंपेयरमेंट और विजुअल इंपेयरमेंट आपका आएगा क्वेश्चन कॉजेस, तो अब आप पोस्ट नेटल कॉजेस पे लिख देना। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वगैरह आते हैं बर्थ टू 18, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है इसलिए डेवलपमेंटल एज लिखा गया है बर्थ टू 18 ईयर्स। इसमें क्या क्या है आपको देखने का जरूरी है। मेल न्यूट्रिशन इन द चाइल्ड, इन्फेक्शन ऑफ द चाइल्ड होता है, ट्रॉमा इंजरी होता है चाइल्ड का,
चाइल्ड कभी कभी एपिलेप्सी और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो जाता है, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट और डिफरेंट पेरेंट्स का होना, पेरेंट्स का डिसेबिलिटी होना, पेरेंट्स हैंडल नहीं कर पाते, ये सब कॉजेस है। आपको एक बार गो थ्रू कर लेना क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन टू टाइप्स, एक प्रिवेंशन एट वेरियस लेवल, जो वेरियस लेवल में प्रिवेंशन होता है, जैसे प्राइमरी प्रिवेंशन जो इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी प्रिवेंशन फोकसेस ऑन द डेवलपिंग फिटस, द पर्पस टू रिड्यूस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। क्या करना प्राइमरी प्रिवेंशन में, क्या होता है, अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। जब प्रेग्नेंट स्टेज में वुमेन में हम लोग जब देते हैं अवेयरनेस, जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, ये सब आप प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। जो प्राइमरी प्रिवेंशन फोकस है जब फिटस डेवलप होता है फिर मदर का के अंदर, तो हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एक्शन टेकन टू वंस इम्पेयरमेंट इज प्रेजेंट। इम्पेयरमेंट होने के बाद तो कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सब जब हम लोग अवेयरनेस देते हैं, कैसे आइडेंटिफिकेशन, एनवायरमेंटल चेंजेस किया जाता है, तब वो का सेकेंडरी इन्वेंशन। नेक्स्ट होता है टर्शियरी इन्वेंशन। इन फोकसेस अरेंजिंग द एजुकेशनल एंड सोशल एनवायरनमेंट। जब हम लोग उसको एजुकेशनल प्रोवाइड करते हैं और अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम, तब हम लोग बोलते हैं टर्शियरी इन्वेंशन। ठीक, स्पीच थेरापी, पीटी, ओटी, वोकेशनल ट्रेनिंग जब हम लोग देते हैं। और कॉजेस के ऊपर डिपेंड करके स्टेप्स है। प्रीनेटल प्रिवेंशन। प्रीनेटल प्रिवेंशन मतलब जेनेटिक काउंसलिंग, एज फैक्टर, न्यूट्रियस फूड, उसके बाद रेगुलर मेडिकल एंड हेल्थ चेकअप, नो सेल्फ मेडिसिन, विदाउट डॉक्टर मेडिसिन नहीं, एविडेंस टॉक्सिक एजेंट और वैक्सीनेशन अगेंस्ट, ये सब आते हैं प्रीनेटल। नेटल प्रिवेंशन में क्या आते हैं, नेटल प्रिवेंशन डिलीवरी अंडर क्वालिफाइड डॉक्टर, डिलीवरी अंडर प्रॉपर हॉस्पिटल, प्रॉपर ब्रीदिंग ऑफ द बेबी, प्रीमेच्योर बेबी शुड बी केप्ट इन क्लीन एंड सेफ प्लेस एंड अंडर डॉक्टर मॉनिटरिंग, करेक्ट डेट ऑफ डिलीवरी शुड बी कैलकुलेटेड, ये सब आता है नेटल प्रिवेंशन में। पोस्ट नेटल प्रिवेंशन में प्रिवेंशन वैक्सीन टू बी गिवन, रेगुलर इम्यूनाइजेशन देना चाहिए, केयर टू अवॉइड एक्सीडेंट, बैलेंस डाइट, प्रॉपर फूड, ये सब आते हैं आपका पोस्टनेटल प्रिवेंशन में। तो कॉजेस एंड प्रिवेंशन आपको बता दिए। नेक्स्ट जैसे विजुअल इंपेयरमेंट। विजुअल इंपेयरमेंट तो ब्लाइंडनेस, जैसे हेयरिंग इंपेयरमेंट का होता है एज फैक्टर में, कभी कभी आइज में प्रॉब्लम होता है, आइज का डिजीज से भी कभी कभी ये कॉज आपको ऐड करना है बस। नेक्स्ट है आपको क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच। क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच अब मैंने बता दिया था, क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर एक पार्ट है, क्योंकि द क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच ए कॉन्सेप्ट डिसेबिलिटी इंक्लूजन दैट फोकसेस एड्रेसिंग द नीड्स, राइट एंड एम्पावरमेंट ऑफ ऑल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। जब ऑल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के राइट्स, उनके डिग्निटी, एम्पावरमेंट के लिए बात करते हैं, तो अब हम लोग बोलते हैं क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच। मतलब है अप्रोच हु हैंडल्स through this approach handles all types of disability, not particular individualized approach। जे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अप्रोच, हेयरिंग के लिए अलग अलग अप्रोच नहीं है, ये सब मिलाकर एक अप्रोच है जो होलिस्टिक अप्रोच ऑल डिसेबिलिटी को जो हैंडल करते हैं। इनका की प्रिंसिपल क्या है, इंक्लूसिविटी है, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, यूनिवर्सल डिजाइनिंग ऑफ लर्निंग है, कोलाबोरेशन अक्रॉस ग्रुप है और राइट बेस्ड अप्रोच है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप एक बार इसके भी मैंने वीडियो अपलोड किया हूं। ये हो गया आपका क्रॉस डिसेबिलिटी। और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपको बार बार मैंने बोला हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ऑल डिसेबिलिटी के लिए। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन और मैनेजमेंट में आप क्या करिए, उसमें एजुकेशनल मैनेजमेंट 3 होता है, स्पेशल स्कूल, इंटीग्रेटेड स्कूल और इंक्लूसिव स्कूल। ये मैनेजमेंट है। एडाप्टिव डिवाइसेस जो है, थेराप्यूटिक्स मैनेजमेंट, ओटी, पीटी, एसटी, ये मैनेजमेंट आपको लिखना है। उसके बाद बिहेवियर मॉडिफिकेशन आएगा पॉइंट, जेनेटिक काउंसलिंग, गाइडेंस काउंसलिंग, नॉर्मली जो चाइल्ड कौन सा एरिया उनके अच्छा लगता है, कौन सा नहीं है, मामी पापा का एक्सपेक्टेशन क्या है, ये सब कुछ आएंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन और मैनेजमेंट में। तो आप लिख सकते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन और मैनेजमेंट में। नेक्स्ट डिसेबिलिटी, सेंसरी लिखा है आपका सिलेबस में, सेंसरी, डेवलपमेंटल एंड अदर्स। सेंसरी में हेयरिंग इंपेयरमेंट और विजुअल इंपेयरमेंट, ऑलरेडी मैं सेकंड पेपर जो है आपका जहां पर डिसेबिलिटी डिस्कस किया हूं, वो हम लोग अपलोड करेंगे। जो नहीं किया वो है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर आपको पढ़ना है। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर एंड स्पीच डिसऑर्डर दोनों ही आपको देखना है।
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। ठीक है, तो स्पीच डिसऑर्डर क्या है इसके बारे में एक बार हम लोग जान लेंगे। स्पीच डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू 3 रीजंस। एक होता है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, एक होता है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, और सेकेंड होता है क्या है, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में क्या लिखना पड़ेगा, सोडा, सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टोर्शन, आर्टिकुलेशन, शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है ये। और सेकेंड है वॉइस डिसऑर्डर, ठीक है। थर्ड है फ्लुएंसी डिसऑर्डर। तो ये आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में आपको देखो एग्जांपल है, आई सॉ स्कूटर गोइंग नॉर्मल, सॉ रिप्लेस हो जाता है, सॉ रिप्लेस होकर आई टॉट स्कूटर टोइंग, सब्स्टिट्यूशन में है। नॉर्मल में आई सॉ स्कूटर गोइंग, सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट हो रहा है, सॉ के बदले टी आ गए, आई टॉट स्कूटर टोइंग। उसके बाद ओमिशन में ओमिट कर दिया, देखो ब्लैंक है। और डिस्ट्रोएशन में मतलब डिस्ट्रॉय हो रहा है, सो टू हो रहा है। एडिशन में ऐड हो रहा है, 100 का और एक 100 एस है, स्कूटर में एस, गोइंग में और एक जी। तो ये आपका सोडा आप एक बार पढ़ लीजिए। मैनेजमेंट देख लीजिए, उनको मॉडल ऑफ स्पीच, फोकसिंग, क्वांटिटी देना है, ड्रिलिंग प्रैक्टिस करवाना है। लैंग्वेज डिसऑर्डर, लैंग्वेज में फॉर्म डिसऑर्डर, कंटेंट डिसऑर्डर और फ्लुएंसी डिसऑर्डर, ये 3 चीज आते हैं। नेक्स्ट है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस ये सब इसलिए डिस्कस किया गया है क्योंकि ये आरपीडब्ल्यूडी में है। मेंटल इलनेस मैंने, आप याद करिए मेरा जो स्लाइड था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस का जो डिफरेंस था। मेंटल इलनेस ऑल्सो कॉल्ड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर रेफर्स टू मेंटल हेल्थ कंडीशन और डिसऑर्डर। एक एनी टाइम हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है, एक मिनट। और मेंटल डिसऑर्डर के अंदर आप जानते हैं न्यूरोसिस और साइकोसिस दोनों हैं। एक मिनट, मैं जस्ट स्लाइड, क्रॉस डिसेबिलिटी हो गए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, स्पीच हम लोग डिस्कस किए हैं, सोडा डिस्कस किए हैं। एक थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। लैंग्वेज डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिसऑर्डर में फॉर्म्स डिसऑर्डर, कंटेंट और फंक्शनल डिसऑर्डर। मेंटल इलनेस, जहाँ पर मेंटल हेल्थ इशू आते हैं उसको मेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में डिफाइन किया गया है। मूड चेंजेस हो जाना, मूड स्विंग बोलते हैं, एक्सेसिव फियर, ज़्यादा डर, प्रॉब्लम में थिंकिंग होना, विथड्रॉल बिहेवियर, ये सब, स्लीप, एपेटाइट चेंजेस, ये सब आपका क्या हो गया, मेंटल डिसऑर्डर होता है। कॉजेस सेम है, जेनेटिक कॉजेस और एनवायरमेंटल कॉजेस, मतलब बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कॉजेस, जेनेटिक कॉजेस करना। टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस में डिप्रेशन है, डिप्रेशन में जाना जो कॉमन होता है, और बाइपोलर डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी है, सिजोफ्रेनिया है, या डेमेंशिया, ये सब जो है ये टाइप्स है। उसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर है, बहुत सारी डिसऑर्डर है, आप देखिए डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ये टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस है। साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया, ये सब आपको पढ़ना है। इसका फिजिकली एग्जाम होता है, साइकोलॉजिकल एग्जाम होता है, जो कुछ दिक्कत नहीं है। उसके बाद ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन होता है, प्रिवेंशन, योगा, थेरापी और काउंसिलिंग, ये सब होता है। नेक्स्ट जो है डिसेबिलिटी, हम लोग डिस्कस नहीं किए मेन पेपर में, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एंड ब्लड डिसऑर्डर। chronic neurological condition such as पार्किंसन डिजीज और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये दोनों याद रखो। क्या रखोगे, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल, पार्किंसन डिजीजेस, ठीक है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस मीन्स inflammatory nervous system disease in which the myelin sits around the action of nerve cells of the brain and spinal cord। ये प्रॉब्लम कहाँ पर होता है, ये नर्वस सिस्टम में होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में ये प्रॉब्लम होता है। पार्किंसन डिजीजेस मीन्स अप्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेसिव होता है, मतलब धीरे धीरे डिटेरियोरेटेड होता है अब नर्वस सिस्टम। और ट्रेमोर, मस्कुलर रिजिडिटी एंड स्लो इम्पल्सिव मूवमेंट, ये सब लक्षण मिलता है इनका। प्रिवेंशन, मेडिकेशन होता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट इनका मैनेजमेंट है। ब्लड डिसऑर्डर में क्या है, ब्लड डिसऑर्डर में 3 है, हेमोफिलिया, थैलासेमिया और सिकल सेल डिजीज। हेमोफिलिया मीन्स
इनहेरिटेबल डिजीज यूजुअली अफेक्टिंग ओनली मेल बट ट्रांसमिटेड थ्रू वुमेन। करते हैं, मादार इसको कैरी करते हैं, लेकिन अफेक्ट होता है आपके मेल में। ये क्या होता है, ब्लड डज नॉट क्लॉट, ब्लड डज नॉट क्लॉट इसमें होता है हेमोफिलिया में। फीमेल्स में भी कैरियर्स ऑफ द हेमोफिलिया। प्रिवेंशन, डॉक्टर ट्रीटमेंट सब में ही मेडिकल ट्रीटमेंट इसका है। थैलासेमिया, थैलासेमिया मींस ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड और एब्सेंट अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन, जो हेमोग्लोबिन का एब्सेंट पाया जाता है। और सिकल सेल डिजीजेस क्या होता है, सिकल सेल डिजीज मींस हेमोलाइटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक एनीमिया, पेनफुल इवेंट्स एंड वेरियस कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू एसोसिएटेड टिश्यू और ऑर्गन डैमेज, इसको बोलते हैं सिकल सेल डिजीजेस। ठीक है, इसका प्रिवेंशन, जेनेटिक काउंसलिंग, ये सब आपको करना होता है प्रिवेंशन। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है ये है अर्ली आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया आपके साथ। ये होता है स्क्रीनिंग। देखो दोबारा मैंने आपके साथ कर रहा हूँ। स्क्रीनिंग, आइडेंटिफिकेशन, रेफरल फॉर असेसमेंट, डायग्नोसिस, लेवलिंग, फिर दोबारा रेफरल सर्विसेज, प्रोग्रामिंग और इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। स्क्रीनिंग क्या होता है, स्क्रीनिंग मैंने बोला था, स्क्रीनिंग इज द डाउटफुल फास्ट लेवल प्रोसीजर होता है जिसमें कोई डिसेबिलिटी हम लोग लेवलिंग नहीं करते। स्क्रीनिंग 2 टाइप्स होता है, इमीडिएट स्क्रीनिंग और एक होता है प्रेडिक्टिव स्क्रीनिंग। ठीक है, उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद हम लोग आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये लार्ज पॉपुलेशन से होता है और फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव स्किल एरिया में हम लोग देखते हैं। नो कन्फर्मेशन ऑफ द स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग प्रोसीजर में प्रीनेटल स्क्रीनिंग, डिस्कस किया मेरे स्लाइड में। प्रीनेटल में ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी, एमिनोसेंटेसिस, जिसको मैंने बोला था इन्वेसिव प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टूल। और उसके बाद है फिटोस्कोपी भी इन्वेसिव प्रीनेटल। कभी कभी आ जाता है, जरूरी नहीं है, थोड़ा नाम याद रखिए। क्रोनिक वायरस सैंपलिंग एक इन्वेसिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग है। न्यूनेटल, पोस्टनेटल में आपगार स्कोर याद रखिए। ए फॉर अपीयरेंस, बी फॉर पल्स रेट, जी फॉर ग्रेविटी, ए फॉर एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड, आर फॉर रेस्पिरेटरी। ये चाइल्ड के बर्थ के टाइम ये किया जाता है। टोटल स्कोर जो है 0 to 10 होता है, स्कोरिंग जब 8 to 10 होता है नॉर्मल चाइल्ड होता है। और इसको छोड़कर भी होता है अल्ट्रासाउंड, बायोकेमिकल टेस्ट, ईईजी, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब होता है। स्क्रीनिंग टूल में और भी बताया था, एनआईएमएच और निफिड जो अभी नाम हो गया, स्क्रीनिंग टूल इन्होंने डेवलप किए। और एनसीईआरटी का एक प्रशस्त करके स्क्रीनिंग टूल होता है। रेफरल सर्विस, स्क्रीनिंग के बाद आपने चाइल्ड का स्क्रीनिंग कर लेते हैं तो फर्दर ट्रीटमेंट, फर्दर डायग्नोसिस के लिए हम लोग रेफरल सर्विस, जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ये रेफरल सर्विस को देखते हैं, जिसको हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बोलते हैं। डिसिप्लिनरी टीम हम लोग नाम देते हैं टीम। स्पीच थेरापी, ओटी, पीटी, एसटी, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, स्पेशल एजुकेटर मेन पॉइंट में है, मेन है। तो उसके बाद हम लोग डायग्नोसिस के भेजते हैं। डायग्नोसिस के बाद लेवलिंग होता है। ये जो स्क्रीनिंग करना है, उसके बाद हम लोग अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन मतलब जब हम लोग चाइल्ड का एक मेन पॉइंट याद रखें, अर्ली आइडेंटिफिकेशन जब चाइल्ड का एज 0 to पहले 3 इयर्स बोला करते थे, आजकल आज के टाइम में 0 to 6 इयर्स के अंदर बिलो जब होता है हम लोग पहचान कर लेते हैं। मे बी डिले डेवलपमेंट, मे बी प्रॉब्लम इन डिले, और प्रॉपर टाइम इंटरवेंशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। और उनको प्रिवेंशन के लिए जब कुछ प्रॉब्लम होता है और पाया जाता है प्रॉब्लम और डिले डेवलपमेंट, तो अब हम लोग अर्ली आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड हम लोग अर्ली इंटरवेंशन करते हैं। इंटरवेंशन कुछ नहीं है, इंटरवेंशन एक स्ट्रेटेजी फॉर गिविंग ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड। अर्ली आइडेंटिफिकेशन कहाँ कहाँ होता है, कोई विजुअल देखने में दिक्कत होता है, हियरिंग में कोई सुनने में दिक्कत होता है, स्पीच में प्रॉब्लम, फिजिकल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल, एनी टाइप ऑफ डिले डेवलपमेंट, जेनेटिक प्रॉब्लम, इसके लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन माने जल्दी जल्दी उसको 0 to प्रेगनेंसी स्टेज से शुरू करके, जो चाइल्ड का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, से लेकर बिफोर 6 ईयर ओल्ड। और उस हिसाब से हम लोग जब उसको ट्रीटमेंट करते हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन कौन कौन एरिया में फोकस करते हैं, फिजिकल स्किल, कॉग्निटिव स्किल, कम्युनिकेशन, सेल्फ हेल्प स्किल, सोशल स्किल में चाइल्ड का देखते हैं जो ऑल आर एवरीथिंग आर गुड और नॉट। आप इंपॉर्टेंस क्यों,
ना इसको डिले डेवलपमेंट रोकने के लिए अर्ली इंटरवेंशन ऐसे आपको ट्रीटमेंट देंगे जो आपका जो डिले होता था, प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। जो आपका डेवलपमेंटल माइलस्टोन में जो डिले था उसको स्मूथ ले आने के लिए, रिड्यूस द नीड ऑफ स्पेशलाइजेशन इंस्ट्रक्शन सपोर्ट ड्यूरिंग स्कूल ईयर्स, फ्यूचर में ना कुछ दिक्कत हो उसके लिए मेक चाइल्ड कंफर्टेबल, अलाउ चाइल्ड टू अचीव लाइफ स्किल और विदाउट मच डिले जो होता है। कौन कौन किसके लिए एक एलिजिबल है, कौन कौन के लिए बेनिफिशियल है? कॉन्जेनिटल एनोमलीज, जेनेटिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम, कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन, ऑटिज्म, हियरिंग, जो भी डिसेबिलिटी है और डिले डेवलपमेंट है, बर्थ डिफेक्ट, सबके लिए ही अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है। जो सबसे मेन है रोल ऑफ पेरेंट्स, कम्युनिटी और इनका क्या रोल है अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन में, ये सबसे है। ये मैंने लिखा नहीं लेकिन ये आप कोशिश करिए, क्योंकि हम लोग मॉडल ऑफ जब अर्ली इंटरवेंशन पढ़ते हैं 3 मॉडल पढ़ते हैं। कौन कौन मॉडल है? होम बेस्ड, सेंटर बेस्ड और एक है मिक्स्ड बेस्ड, और हॉस्पिटल आजकल हॉस्पिटलाइज्ड भी आ गए। होम बेस्ड क्या होता है? जब होम आधारित, जब चाइल्ड गांव में, क्योंकि 80 to 90% डिसेबल चाइल्ड कहाँ जन्म लेता है? रूरल एरियाज इंडिया में। अच्छा से याद रखिए, इंडिया में अभी भी आज के टाइम में भी हम लोग बोलते हैं सर्विस नहीं है। तो सर्विस नहीं है तो चाइल्ड के लिए सिटी एरिया में और जहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट है, कंपोजिट रिहेबिलिटेशन सेंटर और स्कूल है, आना मुश्किल है रेगुलर, और उनको चाइल्ड को चाहिए थेराप्यूटिक और एजुकेशनल सर्विसेज रेगुलर बेसिस। तो क्या करते हैं, एक्सपर्टाइज और मल्टीडिसिप्लिनरी टीम क्या आते हैं, कहाँ पर आते हैं? घर आते हैं। होम बेस्ड, होम बेस्ड में मतलब होम के ऊपर आधारित, होम के आधारित मतलब जहाँ पर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होता है, जहाँ पर जॉइंट फैमिली में आधार मेंबर इन्वॉल्व होता है होम बेस्ड में, जहाँ पर एंगेजमेंट ऑफ फैमिली, असेसमेंट में भी इन्वॉल्व होना, उसको केयरिंग करना, उसके लिए जो प्लान आप बना रहे हो उसके लिए भी फैमिली को फॉलो अप करना पड़ता है। क्योंकि जो एक्सपर्ट आते हैं वो तो वीकली आते हैं, 15 डेज में वन टाइम आते हैं, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड का ज़्यादा सिवियरिटी है तो जल्दी जल्दी विजिट करते हैं, होम विजिट, नहीं तो डिले करते हैं। तो ये सब के लिए फैमिली का तो रोल और पेरेंट्स का रोल होना ही चाहिए। और कम्युनिटी, कम्युनिटी का है, कम्युनिटी बिना नहीं होता है, क्योंकि कम्युनिटी स्टिग्मेटाइज कर दिए वो चाइल्ड को और पेरेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को, तो इंटरवेंशन प्रोसीजर फेलियर हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। इसलिए रोल ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी रिसोर्सेज यूज होता है। होम बेस्ड मॉडल जो बात कर रहा हूँ, होम बेस्ड मॉडल में रिसोर्सेज होम का यूज होता है। फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलो होम बेस्ड में मैंने बोल दिया जो आपको खड़ा होना है, खड़ा होकर कैन नहीं है, स्टिक नहीं है, वॉकर नहीं है, तो बच्चे कैसे वॉक करेंगे? बच्चे फाइनेंशियली फैमिली का इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो पेड़ से कोई काट के लकड़ी लेके उससे ही हम लोग यूज कर लेते हैं। काउंटिंग सिखाने के लिए, काउंटिंग सिखाने लेके कोई प्रॉपर टीएलएम नहीं है, तो जो स्टोन पत्थर पड़ा रहता है घर में, जो चाना कोई दूसरा चीज रहता है, उसमें हम लोग प्ले वे में हम लोग सिखाते हैं। फाइन मोटर डेवलप करने के लिए वेजिटेबल्स और जो घर में घर का जो रिसोर्सेस है उसको यूज करना, जो कम्युनिटी रिसोर्सेस है उसको यूज करना। सोशल स्किल सिखाने के लिए मंदिर मस्जिद जो कम्युनिटी में है वो सब प्लेस में लेकर जाना। तो होम बेस्ड मॉडल और सेंटर बेस्ड मॉडल में पेरेंट्स का रोल मिक्स बेस्ड, क्योंकि चाइल्ड अल्टीमेटली कहाँ है, आप और मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, लेकिन प्राइमरी कंसर्न क्या है? पेरेंट्स के लिए होता है। तो इसलिए ये आपको होम बेस्ड मॉडल में ये पॉइंट लिखना है, और इसमें पेरेंट्स का रोल और कम्युनिटी का रोल होता है। सेंटर बेस्ड मॉडल मतलब जहाँ पर चाइल्ड रेगुलर बेसिस सेंटर में आता है सीखने के लिए, और मिक्स बेस्ड मॉडल मतलब जहाँ पर दोनों ही चलता है। जी हाँ, आप महीने में एक बार, मंथली एक बार सेंटर में आ जाइए, और मंथली एक बार 2 बार हम आपका होम विजिट करेंगे। ये दोनों मिलाकर जब होता है तब होता है मिक्स बेस्ड होता है। मिक्स बेस्ड उसके लिए होता है जहाँ पर ज़्यादा दूरी में भी नहीं है इंस्टीट्यूशन और स्पेशल स्कूल और क्लिनिक, और ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है, तो दोनों मिलाकर चलते हैं। सेंटर बेस्ड मॉडल में आप याद रखिए जो नज़दीक होगा, जहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, ज़्यादा दूर नहीं है, दिक्कत ना हो पेरेंट्स के लिए। होम बेस्ड में जहाँ दूर रहता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग रहता है, उसके लिए। तो ये अर्ली इंटरवेंशन आप रखिए। स्क्रीनिंग कर लिए, मैंने आपके साथ डिस्कस किए। असेसमेंट मैंने रखा नहीं। असेसमेंट नॉर्मली आप सोचिए असेसमेंट होता क्या है? असेसमेंट एक प्रोसेस है, इज ऑनगोइंग प्रोसेस थ्रू व्हिच वी कलेक्ट द डेटा और इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड, और क्या करते हैं नेक्स्ट एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन। उसके बाद पहले स्टेप है असेसमेंट का,
डेटा इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन किसके माध्यम में, मे बी ऑब्जर्वेशन के माध्यम में, मे बी असेसमेंट टूल के माध्यम में, एमडीपीएस, बेसिक एमआर, एपीसीपी बहुत सारे हैं टूल के माध्यम में डेटा कलेक्ट करना चाइल्ड का, उसके बाद एनालाइज करना और नेक्स्ट एनालाइज करके उसका स्ट्रेंथ वीकनेस जानना चाइल्ड का, जो कौन सा कितना चाइल्ड को आता है और कितना नहीं आता है, उसके बाद मेक अ सुटेबल प्लान। तो मैंने क्या बोला, असेसमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस थ्रू व्हिच वी कलेक्ट डेटा और इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड एंड मेक अ सुटेबल प्लान। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड असेसमेंट। असेसमेंट में हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको मे बी ऑब्जर्वेशन के माध्यम में, मे बी असेसमेंट टूल के माध्यम में, उसके बाद हम लोग एनालाइज करते हैं प्लान लेने से पहले, जो चाइल्ड को कितना आते हैं कितना नहीं आता है, उसके बाद हम लोग जब करते हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं असेसमेंट। असेसमेंट बहुत सारे टाइप्स का होता है, एजुकेशनल असेसमेंट होता है, मेडिकल असेसमेंट, क्लिनिकल असेसमेंट। जो इंपॉर्टेंट है दो आपका याद रखना, सीआरटी और एनआरटी, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, सीआरटी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और एनआरटी नॉन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मतलब जो टेस्ट सर्टेन क्राइटेरिया बेस होता है, जैसे एमडीपीएस, बेसिक एमआर, एफएसीपी, एजुकेशनल टूल्स है, ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। बट एनआरटी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, जहां पर सर्टेन नॉर्म रहता है, साइकोलॉजिकल टूल्स, बीकेटी, बिने कामत टेस्ट, मालिन्स इंटेलिजेंट टेस्ट, राविन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट, ये ऑल आर कॉल्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये असेसमेंट आप यूज करिए, असेसमेंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में और इंटरनेशनल कन्वेंशन आप याद रखिए, यूएनसीआरपीडी लास्ट जो हुआ है, यूएनसीआरपीडी 2008, जो एक चाइल्ड को क्या बनाते हैं, डिग्निटी, फुल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फुल इफेक्टिव पार्टिसिपेशन, रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस, एक्सेसिबिलिटी, ये सब किसका कहना है, ये कहना है यूएनसीआरपीडी का। आज जो हर स्कूल में टीचर लग रहा है, ये क्या है, यूएनसीआरपीडी, क्योंकि यूएनसीआरपीडी सिग्नेचर किए इंडिया गवर्नमेंट, इसलिए इनको रूल को फॉलो करना है। इससे पहले भी एक्ट था, लेकिन यूएनसीआरपीडी क्यों ज्यादा इफेक्टिव है, यूएनसीआरपीडी कहते हैं जो भी कंट्री इसको सिग्नेचर करेंगे उसको इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करते तो वो कंट्री को पनिशमेंट दिया जाता है। ये पहले बात है जो पनिशमेंट सिस्टम चालू किए कोई कंट्री के खिलाफ, ये यूएनसीआरपीडी की है, जो आपको सिग्नेचर करने में काम नहीं चलेगा। कोई डिसेबल कंप्लेंट करते हैं तो आपको तुरंत स्टेप लेना पड़ेगा, मतलब फंक्शनल ओरिएंटेड, क्योंकि लॉ एक्ट कभी बुरा नहीं होता है बेटा, लॉ एक्ट बुरा होता है जब उसका इंप्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं होता। यूएनसीआरपीडी इज एक्सेप्शनल केस जो सही ढंग से होता है, जिसमें चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी अवेयरनेस, लिविंग इंडिपेंडेंट, फ्रीडम, एजुकेशन, ये सब के बारे में डिस्कस किया गया है। जो एरिया आपको है, मैं मेरे बार बार बोल रहा हूं, मैं डिस्कस, ये आपका मेरा दूसरा एक है जो टेलीग्राम में मैं शेयर करूंगा, 9953776001, ये नंबर में मैं फुल जो है इसको शेयर कर रहा हूं, प्रेजेंटेशन को आप देख लेना। इंटरनेशनल एजेंसी का नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस विद इमरजेंसी, यूनिसेफ, ये आप याद रखना, क्रिस्टोफर ब्लाइंड मिशन, सीबीएम, ये सब कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में हम लोग लुनासी एक्ट, मेंटल हेल्थ एक्ट, रिहेबिलिटेशन काउंसिल एक्ट 1992, पीडब्ल्यूडी था जो रिप्लेस होकर आरपीडब्ल्यूडी हो गए, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। नेशनल ट्रस्ट एक्ट आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जो डिसेबिलिटी को कवर करते हैं, जो था ऑटिज्म, सीपी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये डिसेबिलिटी को कवर करते हैं बेनिफिशियरीज है। उसके बाद आरटीई एक्ट है, राइट, आरटीई एक्ट है 2009, ये सब एक्ट बना था इंडिया में। और पॉलिसीज, इंडिया एजुकेशन कमीशन जो 1964 to 66 जो डिसेबिलिटी के लिए डिस्कस करते हैं, द कमीशन सजेस्ट किए थे जो एजुकेशनल इनके प्रोविजन होना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, फिर 20 साल बाद आते हैं एनपीई, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 आते हैं, द प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 और नेशनल पॉलिसी 2006 फिर रिवाइज्ड होता है 2006 में, जिसमें प्रिवेंटिव डिसेबिलिटी, रिहेबिलिटेशन, फिजिकल रिहेबिलिटेशन, एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है, वो है आरपीडब्ल्यूडी है। जानी आरपीडब्ल्यूडी हम लोग बात करते हैं तो 2016 में, जिसको हिंदी बोलते हैं दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016। आरसीआई के बाद हम इंडिया का जो माइलस्टोन है, देखो पीडब्ल्यूडी एक्ट के बाद नेशनल ट्रस्ट एक्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट के बाद क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स आते हैं, उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट
उसके बाद आते हैं RPWD, ये चेंज होता है। RPWD 21 डिसेबिलिटी को कवर करते हैं, ये आप जानते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी ले लीजिए। और रोल ऑफ नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट, ये भी मैंने जस्ट कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया, जो देहरादून में है, NIPVD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन। और नेक्स्ट है 1943 में है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग रिसर्च, SB निरतार, जो पहला नाम था निरतार ओल्ड नेम, अभी SB स्वामी विवेकानंद ऐड हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल डिसेबिलिटी, जो दिल्ली में है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर NILD कोलकाता में है 1978 में। नेक्स्ट है AYJNSLD, नया नाम है अली जाबर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज, जो 1983 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है। मेन पॉइंट आप याद रखिए, NIPID नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 1984 सिकंदराबाद मनोविकास नगर में एस्टेब्लिश्ड है। दिल्ली में दूसरा एक नेशनल इंस्टीट्यूट है ISLRTC, इंडियन साइन लैंग्वेज स्पीच, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो 2015 में एस्टेब्लिश हुआ है। और NIPMED नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, तमिलनाडु में चेन्नई में है 2005 में। जो लेटेस्ट है NIMHR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन 2018 में सेवर में MP में एस्टेब्लिश्ड हुआ है। जो इतना नेशनल इंस्टीट्यूट है। और जो आपका ह्यूमन रिसोर्स डिसेबिलिटी मैं बात करना चाह रहा हूँ, ह्यूमन रिसोर्स डिसेबिलिटी जितना भी नेशनल इंस्टीट्यूट है, इनके अंडर में CRC है और जितना प्राइवेट NGO है, सभी का RCI के साथ टाई अप करके ह्यूमन डिसेबिलिटी सेक्टर में डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशन, MSLP, VSLP, एलाइड, जितना कोर्सेस है वो करते हैं, सो दैट जो डिसेबिलिटी का जो है हैंडल करना, टेक केयर करना, उसके बारे में करते हैं। तो आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी अभी कंप्लीट कर दिए। मैं नेक्स्ट आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सब आपको आज ही अपलोड करके दूंगा। थैंक यू। ओके।